एक ऐसी कंपनी जो 400 साल तक दुनिया पर राज की और इतनी ज्यादा पावरफुल कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को जोड़ दो फिर भी उसके बराबर नहीं आती। सोचो आज के जमाने की सबसे मशहूर कंपनीज, इन सब कंपनीज के पैसे को साथ टोटल भी कर दो तो इस कंपनी के बराबर भी नहीं होंगे। जब हम पैसा, पावर और पुरानी दौलत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कुछ बड़े नाम आते हैं, कुछ मशहूर परिवार जिनके बारे में हर कोई बात करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि हम एक हिडन डच कंपनी के बारे में सोचना भूल जाते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। इस कंपनी ने दुनिया को पहली बार कंपनी का आइडिया दिया। इस कंपनी ने पहला स्टॉक मार्केट बनाया और पहली बार आम लोगों को कंपनी का हिस्सा बनाया। और सबसे शॉकिंग बात, ये कंपनी आज भी हिस्ट्री में जिंदा है। आज हम इसी कंपनी की कहानी में जाने वाले हैं, एक अजीब, गहरी और थोड़ी डार्क कहानी। इस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे लोग VOC के नाम से जानते थे। और इस कहानी के साथ जुड़ा है एक और नाम, हाउस ऑफ ऑरेंज। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 1580 के आसपास। उस वक्त दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा था। स्पेन ने पुर्तगाल को अपने अंडर ले लिया। अब स्पेन और पुर्तगाल दोनों एक ही क्राउन के नीचे आ गए। इसका मतलब यह था कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में जो भी ट्रेड और जमीन थी, सब एक ही पावर के कंट्रोल में चली गई। समुद्र पर उनका राज था, ट्रेड उनके हाथ में था और जो भी उनके खिलाफ जाता उसके लिए बचना मुश्किल था। डच लोग उस वक्त स्पेन के अंडर ही थे, लेकिन वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और अब उनके सामने और भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पुर्तगाल भी अब स्पेन के साथ था, मतलब दुश्मन और ज्यादा ताकतवर हो गया। डच लोग समझ गए कि सिर्फ तलवार और बंदूक से इस जंग को जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कुछ अलग सोचा। उन्होंने एक नया हथियार बनाया और वो हथियार था पैसा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी इतनी पावरफुल कैसे बनी। उस वक्त डच लोग स्पेन के कंट्रोल में थे, लेकिन वो चुप बैठने वाले नहीं थे। वो जानते थे कि अगर सरवाइव करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। स्पेन और पोर्चुगल दोनों मिलकर समुंदर और ट्रेड को कंट्रोल कर रहे थे। मसाले, सोना, कपड़ा सब उनके हाथ में था। डच के पास ना इतनी फौज थी, ना इतने सैनिक और ना ही इतना पैसा कि वो डायरेक्ट जंग लड़ सके। लेकिन उनके पास एक चीज थी, सोच। उन्होंने समझ लिया कि तलवार से नहीं, एक सिस्टम बनाकर जीता जा सकता है। इसलिए 1602 के आसपास कई छोटी डच ट्रेडिंग कंपनीज एक साथ आईं और यहीं से जन्म हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, यह एक नया मॉडल था। इस कंपनी को सरकार से स्पेशल पावर मिली, ट्रेड करने की, जहाज चलाने की, फौज रखने की और जरूरत पड़े तो जंग लड़ने की। मतलब एक कंपनी जो राजाओं जैसे फैसले ले सकती थी। पर सबसे बड़ी बात यह नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कंपनी के लिए पैसा राजा नहीं दे रहे थे, पैसा आ रहा था आम लोगों से। हर शहरी, हर छोटा व्यापारी, हर मिडिल क्लास आदमी इस कंपनी का हिस्सा बन सकता था। अगर कंपनी मुनाफा करती तो सबको हिस्सा मिलता, अगर नुकसान होता तो सिर्फ उतना ही जाता जितना लगाया गया था। इसने लोगों के डर को खत्म कर दिया। और जब डर खत्म होता है तो पैसा खुलकर आता है। धीरे धीरे VOC के पास इतना पैसा हो गया कि वो अपनी मर्जी से ट्रेड रूट्स चुने, प्राइसेस कंट्रोल करें और कॉम्पिटिटर्स को हटा दें। ये कंपनी अब सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही थी, ये पावर क्रिएट कर रही थी। और इस पावर के पीछे सिर्फ एक चीज थी, पैसा, जो सिस्टम के थ्रू चल रहा था। यहीं से दुनिया ने पहली बार देखा कि बिना राजा बने भी राज किया जा सकता है। अब जब सिस्टम बन चुका था, सवाल यह था कि इस सिस्टम को कौन संभालेगा। डच रिपब्लिक एक अजीब जगह थी। यहाँ राजा कमजोर था और असली पावर आम लोगों के हाथ में थी। पर पावर सिर्फ पैसा से नहीं चलती, पावर को स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। यहीं पर एक परिवार इस सीन में आता है, हाउस ऑफ ऑरेंज। ये लोग शोर मचाने वाले राजा नहीं थे। इनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, ना ही पैसा था, लेकिन इनके पास एक चीज थी, पॉलिटिकल पावर। जब आम लोग ट्रेड और पैसा चला रहे थे, हाउस ऑफ ऑरेंज पब्लिक को संभाल रहा था। ये दोनों अलग अलग पावर थे, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे। हाउस ऑफ ऑरेंज ने VOC को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना फ्यूचर इस कंपनी से जोड़ दिया। इसका मतलब था, अगर VOC स्ट्रॉन्ग तो हाउस ऑफ ऑरेंज भी स्ट्रॉन्ग, और अगर VOC गिरा तो ये परिवार भी खतरे में आ जाता। टाइम के साथ ये रिश्ता और गहरा होता गया।
कुछ डेकेड्स बाद हाउस ऑफ ऑरेंज के लोग वीओसी और वेस्ट इंडिया कंपनी के टॉप पोजीशंस पर आ गए। वो राजा नहीं थे, लेकिन फैसले उनके हाथ में थे। वीओसी का झंडा समुंदर पर था, लेकिन उसके पीछे एक साइलेंट फैमिली का सपोर्ट था। ये एक नया मॉडल था, जहां तलवार नहीं बल्कि शेयर और सिस्टम पावर देता था। दुनिया पहली बार देख रही थी कि बिना थ्रोन के भी एम्पायर चल सकता है, और इस एम्पायर का इंजन था पैसा, जो क्वाइटली काम करता है लेकिन सब कुछ कंट्रोल करता है। अब जब कंपनी और पावर का रिश्ता क्लियर हो चुका था, अगला सवाल था, ये पावर ग्राउंड पर कैसे काम करती थी? वीओसी कागज पर सिर्फ एक कंपनी थी, लेकिन असली दुनिया में वो किसी रियासत से कम नहीं थी। इस कंपनी के पास अपने जहाज थे, अपनी फौज थी, अपने फोर्ट्स थे और अपने कानून भी। ये सिर्फ सौदा नहीं करती थी, ये टेरिटरी कंट्रोल करती थी। एशिया के कई हिस्सों में वीओसी ने सीधा रूल किया। जहां उनके जहाज पहुंचते थे, वहां उनके रूल्स चलते थे। लोकल राजा और सरदार या तो वीओसी के साथ खड़े होते थे या फिर उनके खिलाफ खड़े होने का नुकसान उठाते थे। ट्रेड सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं था, ट्रेड एक हथियार था। मसालों के रूट्स, बंदरगाह और सप्लाई लाइंस सबको एक ही सिस्टम के नीचे लाया गया। जो रूट कंट्रोल करता था वो मार्केट कंट्रोल करता था, और जो मार्केट कंट्रोल करता था वो लोगों की जिंदगी कंट्रोल करता था। इस कंट्रोल का सबसे डार्क हिस्सा ज्यादातर चुप रहता है। जहां प्रॉफिट बढ़ता था, वहां इंसान की कीमत गिर जाती थी। जबरदस्ती काम, लूट और वायलेंस, ये सब सिस्टम का हिस्सा बन गए। वीओसी ने कई जगहों पर लोकल लोगों को हटाकर अपना कंट्रोल बनाया। कुछ जगहों पर पूरी की पूरी आबादी खत्म कर दी गई। ये एम्पायर सिर्फ पैसा से नहीं बना, ये खून से भी बना। और ये बात याद रखना जरूरी है, क्योंकि बिना इस सच के हम इस कहानी को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। जब वीओसी का सिस्टम चल पड़ा, तो उसकी स्केल कुछ ही सालों में दुनिया की किसी भी रियासत से बड़ी हो गई। ये सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही थी, ये लोगों को मूव कर रही थी। हजारों नहीं, लाखों लोग समुंदर पार भेजे गए। सेलर्स, सिपाही, क्लर्क्स और मजदूर। ये लोग एक्सप्लोरर्स नहीं थे, ये सेटलर्स भी नहीं थे, ये एम्प्लॉइज थे। एक कंपनी के लिए काम करने वाले लोग जो दुनिया के दूसरे कोने में उस कंपनी के फायदे के लिए भेजे जा रहे थे। नेदरलैंड से एशिया तक जहां वीओसी गई, वहां उसके लोग गए। पोर्ट्स बने, वेयरहाउसेस बने और फोर्ट्स खड़े हो गए। हर जगह एक ही रूल था, कंपनी का रूल। ये लोग ट्रेड संभालते थे, स्टोरेज संभालते थे और जरूरत पड़े तो बंदूक के साथ कंट्रोल भी। इस सिस्टम में इंसान एक रिसोर्स था। जितना काम निकल सके उतना काम। अगर कोई गिर गया तो उसकी जगह कोई और आ जाता। कंपनी चलती रहनी चाहिए, बस इतना ही काफी था। इस स्केल का मतलब यह था कि वीओसी सिर्फ बिजनेस नहीं रही, वो एक स्टेट बन चुकी थी। उसके पास अपना फ्लैग था, अपनी फौज थी, अपना रूल था, और कई बार उसकी ताकत लोकल राजाओं से ज्यादा होती थी। इस दौर में दुनिया पहली बार देख रही थी कि एक कंपनी पूरी पॉपुलेशन को मूव और कंट्रोल कर सकती है, बिना वोट, बिना सवाल, बिना जवाब, सिर्फ सिस्टम के जरिए। और यही वजह थी कि वीओसी को समझना इतना जरूरी है, क्योंकि यहीं से मॉडर्न दुनिया का एक नया चैप्टर शुरू होता है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, मगर स्टोरी को स्टॉप करते हैं। तुम लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। पार्ट 2 जल्दी और फुल लेंथ के साथ आएगा।